जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं समानुभूति यानी एम्पैथी की। और ये आज दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले चैनल पर पहला वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से समानुभूति के प्रकार कितने होते हैं। दूसरा बिंदु हम आज लेंगे कि जिसमें कि समानुभूति एवं सहानुभूति में अंतर क्या है, इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तीसरा बिंदु है आज हमारा दोनों में समानताएं क्या है, और समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका क्या होगी। तो चार बिंदुओं के आधार पर आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आज हमारा बिंदु होगा कि समानुभूति के प्रकार कितने हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से यदि आपको परीक्षा में लिखना है, एग्जाम में लिखना है, तो आप दो भागों में से विभाजित कर लें। क्योंकि यदि आप करुणा को लेते हैं थर्ड में, तो आप उसे आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में अगला भाग करुणा है, दया है, आसक्त वर्गों के प्रति दया की भावना है। ठीक है, उसे भी आप ऐड कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से लिखने के लिए दो आप याद रखें। पहला हो जाएगा आपका संज्ञानात्मक समानुभूति, दूसरा हो जाएगा भावनात्मक समानुभूति। इन दोनों को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला आपका संज्ञानात्मक समानुभूति है। तो संज्ञानात्मक से आपको, आप इस पे देखें, संज्ञानात्मक, बीच में ज्ञान आया है। जब भी आपको संज्ञानात्मक पर कुछ लिखना हो तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी समानुभूति इसमें होगी वो ज्ञान के आधार पर होगी, तर्क के आधार पर होगी, बुद्धि के आधार पर होगी, और वस्तुनिष्ठता के आधार पर कोई भी समानुभूति इसमें होगी। तो ये ध्यान रखें, संज्ञानात्मक का यही अर्थ होता है, संज्ञान के आधार पर ही कोई मूल्यांकन इसमें किया जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है भावनात्मक समानुभूति। भावनात्मक में क्या है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति की जो मन स्थिति है, उसकी भावनाओं को समझकर जो अनुभव करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भावनात्मक समानुभूति कहा जाता है। और ध्यान रखें कि समानुभूति दोनों का मिश्रण होता है, संज्ञानात्मक का और भावनात्मक का। तो जो संज्ञानात्मक पक्ष होगा उसके आधार पर ही भावनाओं को अनुभव किया जाएगा और निर्णय लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखें, दोनों का सम्मिश्रण होता है। आइए अभी बात कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक समानुभूति के कितने प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो हो सकते हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य ग्रहण और दूसरा है कल्पना। ठीक है, तो इसमें यदि इंग्लिश में बात करें तो परिप्रेक्ष्य ग्रहण थोड़ा सा हार्ड वर्ड लग रहा है, तो आप इसे पर्सपेक्टिव टेकिंग की बात कर सकते हैं। इसमें पर्सपेक्टिव टेकिंग इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं तो आसानी रहेगा। ठीक है, और दूसरा कल्पना की बात करें तो इसमें आप फैंटेसी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट इसमें किया जा सकते हैं, परिप्रेक्ष्य ग्रहण और दूसरा कल्पना। तो परिप्रेक्ष्य ग्रहण में होता क्या है कि इसमें अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने की जो क्षमता होती है, उनके मनस्थिति को समझने की जो क्षमता होती है व्यवहारों की, तो उसे ही क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पर्सपेक्टिव टेकिंग। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा है आपका कल्पना। कल्पना में क्या किया जाता है, कल्पना देख सकते हैं, आपको ऐसे भी आसानी से याद हो जाएगा। काल्पनिक चरित्र की परिस्थितियों को समझने की इसमें क्षमता बताई जाती है। तो होता क्या है इसमें, जैसे काल्पनिक चरित्र आप देखें, कोई मूवी देख रहे हैं, उसका कोई पात्र है, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके पात्र के विषय में आप समझने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको क्या कहलाएगा, तो वो कल्पना आपकी कहलाएगी। तो दो भागों में से बांट सकते हैं, परिप्रेक्ष्य ग्रहण और दूसरा कल्पना। ठीक है, याद रखें। अभी बात कर लेते हैं भावनात्मक समानुभूति की। तो भावनात्मक समानुभूति की यदि बात करूं तो इसे दो भागों में भी विभाजित किया जा सकता है। पहला आपका हो जाएगा समानुभूतिक चिंता और दूसरा हो जाएगा समानुभूतिक तनाव। ठीक है, तो जो समानुभूतिक चिंता है, आप उसे एम्पैथेटिक कंसर्न के रूप में इंग्लिश में याद रखें, ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। और दूसरा आप याद रख सकते हैं जो समानुभूतिक तनाव है, उसे आप एम्पैथेटिक डिस्ट्रेस के रूप में याद रख सकते हैं। स्ट्रेस आप आसानी से समझ सकते हैं, तनाव। ठीक है, तो पहला यदि मैं बात करूं कि समानुभूतिक चिंता क्या होती है, तो इसमें होता क्या है कि जो भावनाएं होती हैं, आप किसी के प्रति संज्ञानात्मक समानुभूति और भावनात्मक समानुभूति, जब संज्ञान हो जाएगा किसी बात का, तो उसके प्रति आपकी जो भावनात्मक जो भावनाएं होंगी, ठीक है, किसी की भावना के साथ आप जुड़कर जो चिंता करते हैं, ठीक है, और वो जो चिंता होती है, समानुभूतिक जो चिंता होती है, आपकी भावनाओं में उत्तेजना पैदा कर देती है। ठीक है, जो आपके अंदर जो इच्छाएं होती हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहते हैं, तो उसमें आप तन मन धन से जो भी आपके पास है,
ठीक है? उससे आप क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति की स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। जो दूसरा व्यक्ति है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, उसकी स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाए, तो उसके विषय में आप चिंता करते हैं। ठीक है? तो ये सिंपल सी बात है, एक कंसर्न की बात होती है, चिंता की बात होती है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। यही बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? सेम मैंने इसलिए लिख दिया है कि बाकी चीज़ें आपको सेम लिखनी है, ठीक है? तन, मन, धन सब कुछ लगा देता है, पर ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसका लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको सँभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? और इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की जो स्थिति है बहुत ही विपरीत हो जाती है। वो दूसरे व्यक्ति के विषय में इतना सोचने लगता है कि वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। वो अपनी स्थिति को छोड़ देता है और दूसरे की ही स्थिति पर पूरी तरह से विचार करने लगता है। तो ये स्थिति तनाव की स्थिति हो जाती है और इससे उसको नुकसान ही होता है ज़्यादातर, ठीक है? और होता क्या है कि वो दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए क्या करने लगता है कि हमेशा उसी के बारे में ही सोचने लगता है, उसी के बारे में काम भी करने लगता है। तो जो उसका घर है वो भी तबाह हो जाता है, साथ में उसको जो भी लाभ हो रहा होगा, किसी पद पर होगा तो उसका भी नुकसान हो जाए, क्योंकि वो स्थिति अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको वो छोड़ चुका होगा, ठीक है? तो जो उसका जीवन यापन होगा वो सही तरीके से नहीं चल पाएगा, ठीक है? और अपने जो काम है उसके प्रशासन के वो भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो स्थिति का इसमें बहुत ज़्यादा हो जाना, अभी नॉर्मल स्थिति चिंता कर रहा था, अब वही चिंता क्या है, आगे चलकर तनाव का रूप ले लेगी, ठीक है? तो दो भागों में आप इसे बांट सकते हैं, भावनात्मक समानुभूति को, ठीक है? अभी आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि समानुभूति और सहानुभूति, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी तक हम लोगों ने इन दोनों के प्रकार देख लिए, पहला बिंदु जो आज का था। दूसरा हम लोग आज बात करेंगे कि सहानुभूति और समानुभूति दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? तो इससे पहले आपको सहानुभूति के विषय में जानना आवश्यक होगा, क्योंकि चैप्टर में आपके केवल समानुभूति लिखा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल समानुभूति के प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों में अंतर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सहानुभूति होती क्या है, ठीक है? तो इसमें देखते हैं सहानुभूति, यदि आप गौर से शब्द को देखें, सहानुभूति, ठीक है? सहने की भावना नहीं, ठीक है? सहानुभूति, ठीक है? सहानुभूति आप नाक को अलग कर दें, सहन अलग कर दें, तो आप सहने की अनुभूति नहीं, ठीक है? होता क्या है, नॉर्मल सा एक ऐसे ही समझ लें पहले कि आप किसी व्यक्ति की स्थिति को देखकर उसको कुछ देने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, आप किसी मान लीजिए कोई आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई एक गरीब व्यक्ति मिल जाता है, आप उसको कुछ दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं आप उसकी स्थिति को देखकर, ठीक है? तो वो केवल आपकी क्या कहलाएगी, केवल उस व्यक्ति के साथ सहानुभूति कहलाएगी। समानुभूति आपकी तब होगी जब आप उस स्थिति में कभी रहे हों, आपने कभी उस स्थिति को अनुभव किया हो और आप उसको सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसकी मनःस्थिति को सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? पर जब आप उसकी मनःस्थिति को समझे बिना आप केवल उसको पैसे दे देते हैं कि चलो भाई इसको पैसे दे देते हैं, ये अपना काम कर लेगा, और आप वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है? पर उसकी परेशानी को जब तक आप दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो केवल आपकी सहानुभूति कहलाएगी उस व्यक्ति के प्रति, ठीक है? तो ये ध्यान रखें, एक छोटे से उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया। अभी देख लेते हैं कि परिभाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है? तो सहानुभूति होगी क्या कि एक योग्यता या क्षमता होगी, जैसे हमने लिखा था समानुभूति में, उसी प्रकार सहानुभूति भी सेम योग्यता होती है, एक क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, ठीक है? उसमें होता क्या है कि दूसरे व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति इसमें कौन कौन हो जाएंगे, कोई मानव हो सकता है, कोई पशु पक्षी भी हो सकते हैं, या कोई काल्पनिक चरित्र भी हो सकता है। तो उसके दुख दर्द को इसमें केवल महसूस किया जाता है, ठीक है? उस पर महसूस किया जाता है, उसमें क्या किया जाता था, उसमें समझने का प्रयास किया जाता है, उसकी मनःस्थिति को समझने का प्रयास किया जाता था। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें केवल दुख दर्द को समझा जा रहा है कि चलो दुखी है, गरीब है, चलो कुछ दे देते हैं, ठीक है? तो इसमें केवल महसूस करने की बात होगी। और जब समानुभूति होगी तो दोनों में क्या होगा, उसकी मनःस्थिति को समझने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? तार्किक आधार पर, ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, और उसकी भावनाओं के साथ अंतःकरण के माध्यम से जुड़कर, ठीक है? तो ध्यान रखें, इस तरीके से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि सहानुभूति वह योग्यता या क्षमता है जिसमें दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द को महसूस किया जाता है, ठीक है? यह समझने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से आप सहानुभूति की परिभाषा
लिख सकते हैं। मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि अभी अंतर आगे हम लोग करेंगे तो आपको आवश्यकता इसकी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं कैसे अंतर कर सकते हैं। तो कुछ बिंदुओं के आधार पर इसके अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि समानुभूति और सहानुभूति, ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी, ठीक है। इंग्लिश में यदि बात करें तो एम्पैथी और सिंपैथी कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि आखिरकार आप इसे समझेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला जो बिंदु होगा आप इसे परिभाषा के आधार पर बता सकते हैं। तो परिभाषा के आधार पर कैसे बताएंगे? तो दोनों की परिभाषाएं सेम होंगी, पर अंतर ये होगा कि एक में समझने का प्रयास किया जाता है और दूसरे में महसूस करने का प्रयास किया जाता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको किस प्रकार लिखेंगे। तो समानुभूति वह योग्यता है किसी व्यक्ति की जिसके माध्यम से वह दूसरा व्यक्ति आपको बता दिया, इसमें मानव हो सकते हैं, पशु पक्षी, काल्पनिक चरित्र, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसके दुख दर्द को समझने का, ठीक है, उसकी मनःस्थिति को समझने का प्रयास किया जाता है। आप समझने को अंडरलाइन कर लें। और दूसरी जब परिभाषा लिखेंगे आप सहानुभूति की, तो सहानुभूति में क्या किया जाता है, तो सहानुभूति वह योग्यता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसमें दूसरा व्यक्ति आपको बता दिया है मैंने, उनके दुख दर्द को महसूस करने का प्रयास किया जाता है, महसूस इसमें किया जाता है। तो महसूस को आप अंडरलाइन कर लें। तो पहले आप परिभाषा के रूप में इसे अंतर में स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जो समानुभूति होती है इसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों तत्व इसमें क्या होते हैं, इसमें विद्यमान होते हैं। और जो सहानुभूति होती है इसमें केवल संज्ञानात्मक तत्व ही विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उसमें भावना नहीं रहती, क्योंकि जब तक आप उस स्थिति में गए नहीं होंगे, उसकी मनःस्थिति को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप भावनात्मक पक्ष में उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष ही इसमें मजबूत पक्ष होता है। तो ये ध्यान रखें, एक में संज्ञानात्मक और भावनात्मक समानुभूति में होता है और इसमें केवल संज्ञानात्मक तत्व विद्यमान रहता है। बहुत आसानी से बहुत सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरा बिंदु मैंने इसमें रखा है कि स्व और पर, मतलब आपका और दूसरे का, जिस व्यक्ति के विषय में आप सोच रहे होंगे उसमें दोनों का जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है, वो समाप्ति हो जाता है, ठीक है। ये समानुभूति में होता है क्योंकि आप उसको तर्क के आधार पर भी और भावनाओं के आधार पर भी दोनों में समझने का प्रयास करते हैं और उसकी मदद करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ सहानुभूति में देखें तो इसमें स्व और पर, आपका और दूसरे का जो अंतर है वो बना रहता है, आप केवल मदद करके निकल लेते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तीसरा बिंदु। चौथा देख लेते हैं इसमें क्या रखा है। तो ये तो सिंपल है, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। समानुभूति आज वर्तमान समय में इसे उत्कृष्ट और सबसे नवीन अवधारणा के रूप में देखा जाता है, जबकि इससे पहले जब हम लोग बात किया करते थे वो सहानुभूति की बात किया करते थे, ठीक है। तो ये पुरानी अवधारणा हो जाएगी। तो 3 से 4 बिंदु आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसकी समानताओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कभी कभी मूल्यांकन वाले प्रश्न भी पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, उसमें समानता आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो समानता बहुत ही आसान है, अभी तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग समानुभूति में, ठीक है, और सहानुभूति में भी, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में व्यक्ति की योग्यता या क्षमता की बात की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, चाहे आप समानुभूति की बात करें या सहानुभूति की, एम्पैथी की या सिंपैथी की, दोनों में योग्यता या क्षमता के विषय में बात किया जाता है किसी व्यक्ति की, ठीक है। और दूसरा बिंदु इसमें रखा है मैंने कि दोनों की जो उत्पत्ति हुई वो पैथोस शब्द से हुई है, ठीक है। तो पैथोस शब्द को आप ध्यान रखें, दूसरा बिंदु हो जाएगा। तीसरा मैंने रखा है कि दोनों जो हैं एक दूसरे व्यक्तियों के विषय में मनोवैज्ञानिक सोच रखते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सोच रखते हैं किसी व्यक्ति के विषय में, वस्तु के विषय में, ठीक है। पशु पक्षी हो गए, काल्पनिक चरित्र हो गए, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति के विषय में मनोवैज्ञानिक सोच रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा बिंदु। चौथा हो जाएगा दोनों एक दूसरे के दर्द का अनुभव इसमें करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति समझ लेता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, केवल अनुभव करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, दोनों इसमें अनुभव करते हैं, पर एक उसको सही तरीके से समझ लेता है और केवल अनुभव ही कर जाता है, एक व्यक्ति केवल अनुभव ही कर पाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, दोनों काम अनुभव का ही करते हैं, पर एक जो होता है, जो समानुभूति वाला व्यक्ति होता है, उसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों पक्ष होते हैं, तो उसका निर्णय ले पाता है सही तरीके से। पर जो दूसरा होता है समानुभूति वाला, वो केवल अनुभव करके ही रह जाता है, आगे कोई डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए समानुभूति एक अच्छी अवधारणा के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो ये आपका समानता इसमें हो गया। तो आप मूल्यांकन वाले जो प्रश्न आएंगे उसे आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग देख लेते हैं जो चौथा बिंदु है आज का हमारा, कि समानुभूति में सक्रिय श्रवण की भूमिका। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको रख लिया, इसमें आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो सक्रिय श्रवण पहले जान ले क्या होता है। सक्रिय श्रवण कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सक्रिय श्रवण जब आप किसी को सक्रिय रूप से ध्यान देकर सुनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनने की जो योग्यता होती है उसको सक्रिय श्रवण कहते हैं। और समानुभूति में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है इसकी, बस यही आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब आप किसी व्यक्ति को, आप सिंपल से समझें कि आप एक अधिकारी हैं, एक लोक सेवक हैं, आप किसी व्यक्ति को जो आपके सामने बैठा हुआ है, आप उसे आसानी से केवल ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं, तो आखिरकार क्या होगा, क्योंकि आप समानुभूति के आधार पर ये काम करेंगे, उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप उसके ज्ञान को समझ रहे हैं, उसके स्तर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, सक्रिय श्रवण की भूमिका। ठीक है, तो ध्यान से सुनने की योग्यता है, बस सिंपल से इतना जान लें, बाकी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, भूमिका मैंने लिख दी है। पहला बिंदु इसमें मैंने रखा है कि समस्या समाधान करते समय उसकी बात, विश्वास, विचारधारा या परंपरा को ध्यान से सुना जाएगा इसमें। ठीक है, सक्रिय श्रवण में समानुभूति जब होगी, ध्यान से ही सुना जाएगा यदि कोई समस्या होगी तो। ठीक है, दूसरा मैंने रखा है इसमें कि व्यक्तियों के साथ जुड़ना और भावनाओं को समझना इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, जब अच्छे से सुनेंगे आप, कोई व्यक्ति आया है आपके पास, तो उसकी यदि आप भावनाओं को सही तरीके से समझेंगे, उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे और उसकी बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु ये है। तीसरा क्या होगा, सहभागिता, समर्पण की भावना, जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, यदि आप किसी व्यक्ति की भावनाओं को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो इसमें सहभागिता की भावना सामने आएगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है, समर्पण की भावना आएगी आपके प्रति वो, और आप उनके प्रति समर्पित होकर कार्य करेंगे। लोगों में जागरूकता बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये बिंदु हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग कि जनता की मानसिक संतुष्टि इसमें होगी। ठीक है, मानसिक संतुष्टि कैसे होगी कि आप एक व्यक्ति को, एक समूह में बैठे हो आप, वहाँ पर कोई व्यक्ति आए हैं, जनता दरबार के रूप में आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति आपके पास आया है, आप उसकी मनस्थिति को समझ रहे हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो बातें वो आपसे करेगा, ठीक है, वो भावनाओं में जुड़कर करेगा। ठीक है, और आप यदि उसकी बात को सही तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, यदि आप उसकी बातों को सही तरीके से समझ रहे हैं, तो जो बातें उसके मन में हैं वो आपको पूरी बता देगा। ठीक है, और आपका संवाद सीधे उस व्यक्ति के हृदय से होगा, और जैसे आत्मा से आपका उसका संबंध होगा, और आपको वो पूरी बातें बता देगा। ठीक है, इससे जो समाज में जो बातें चल रही हैं आपके पास सही तरीके से पहुंच जाएंगे, और आप निर्णय लेने में समर्थ हो पाएंगे। ठीक है, तो ये जान पाएंगे आप इसमें। नेक्स्ट क्या है इसमें, तो प्रशासन में पारदर्शिता एवं सुशासन। ठीक है, तो जब ये आपसे जुड़ने लगेंगे तो प्रशासन में पारदर्शिता की भावना आएगी, सही तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है, सुशासन की जो भावना है भारत सरकार की, उसको आप सही तरीके से पूरा कर पाएंगे एक अधिकारी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो पाएगा। ठीक है, जो योजनाएं हैं, आप एक अधिकारी हैं, जो योजनाएं आप बनाएंगे, ठीक है, उनका क्रियान्वयन क्या होगा, एक ज़मीनी स्तर पर होगा, क्योंकि आपको, जो आप जनता से जुड़ रहे हैं और वहाँ की जो समस्याएं हैं वो आपको सही तरीके से बता पाएंगे। और जब आपको वो सही तरीके से बता पाएंगे, तो जो भी योजनाएं सरकार की हैं वो उन लोगों तक सही तरीके से, सही आधार पर, ठीक है, तर्क और बुद्धि के आधार पर जब सोचेंगे आप, ठीक है, और उनकी भावनाओं से जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आप जो नियम बनाएंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लागू होंगी और उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनता की बातों को समझकर नीति निर्धारण एवं नीति निर्माण में मदद होगी। जब उनकी बातों को आप सही तरीके से समझ पाएंगे, तो उनके लिए आप नए नए जो जो भी योजनाएं हैं, जो भी नए कार्यक्रम होंगे, उनके लिए आप सही तरीके से बना पाएंगे, और उनको समझने का भी प्रयास करेंगे कि उनके लिए और भी क्या करना चाहिए। ठीक है, और जो सरकार है, उनके नीति निर्माण में भी आप काफ़ी मदद कर सकते हैं, और अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे जनमानस में आपकी रुचि काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और आपके प्रति जनता का रुझान काफ़ी सही हो जाएगा, और जो नीतियां हैं वो सही तरीके से सरकार की लोगों तक पहुंचने लगेंगी, और आप जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है वो आप सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पर आप सक्रिय श्रवण को लिख सकते हैं, जो कि आपको
एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के आधार पर आज हम लोगों ने समानुभूति को कंप्लीट किया है। इसके बाद जब भी मुझे समय मिलेगा तो आगे जो भी बिंदु हैं उनको मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो @MPPSC 2.0 आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो भी पीडीएफ्स होंगी इससे रिलेटेड वो मैं आपको उसमें डाल दिया करूँगा और आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जिन दोस्तों को इसकी आवश्यकता है उन्हें शेयर ज़रूर किया करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।